अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई एम राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज ट्राइंगल्स का प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली का हमारा पहला प्रश्न है, आकृति 6.17 1 और 2 में डीई समांतर है और हमें पहले में ईसी और दूसरे में एडी ज्ञात करना है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमें आकृति 6.17 में दो आकृति दी गई है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न के लिए आकृति देखते हैं। हमें प्रथम आकृति में एक ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी दी गई है, बीसी है और एडी 1.5 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, एई 1 सेंटीमीटर है। तो हमें ईसी ज्ञात करना है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न हम सब हल इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हम सब देखते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में एडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डीबी या बीडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो हमें ईसी इज इक्वल टू व्हाट, अर्थात ईसी ज्ञात करने हैं। त्रिभुज में डीई और बीसी समांतर रेखा है, इसलिए भुजाएं अनुपातिक होगी, अर्थात डीई समांतर बीसी है। थेल्स प्रमेय से या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम सब जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम सब आकृति में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रेखा डीई भुजा एबी और बीसी को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तीसरी भुजा बीसी के समानुपातिक होगी। इस नियम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो हमने इस प्रकार थेल्स प्रमेय से डीई समांतर बीसी होगा तो हम पाते हैं कि इसकी भुजाएं अनुपातिक होगी, अर्थात एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू ओवर ईसी। करने को कहा गया था। तो आइए हम सब ज्ञात मानकों का मान रखते हैं। एडी की वैल्यू हमें 1.5 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए एडी के स्थान पे हम 1.5 लिख देंगे। डीबी के स्थान पे हम सब 3 लिखेंगे और एई हमें 1 सेंटीमीटर दी गई थी, इसलिए एई के स्थान पे हमें 1 लिखना है और ईसी का हमें इसी ही उतार देना है। अब हम सब 3 ओवर 1.5 प्राप्त होगा। हम सब देख सकते हैं कि 1.5 का दुगुना 3 होता है, अतः 1.5 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, अतः इसी की वैल्यू 2 है तथा यह हमें यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर होगा। अब हम सब पहले के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। एक त्रिभुज या एक ट्राइंगल एबीसी दी गई है, जिसमें रेखा डीई, लाइन डीई भुजाएं एबी तथा एसी को दो अलग अलग बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है और डीई समांतर बीसी है। हमें इस आकृति में एडी ज्ञात करनी है। हमें डीबी इक्वल टू 7.2 मीटर 2 सेंटीमीटर, एई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और ईसी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर दी गई है और हमें एडी ज्ञात करना है। तो आइए हम सब अब पहले के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न को हम सब इस प्रकार से हल करेंगे। हम सब पहले ट्राइंगल एबीसी में हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी में हमें DB इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें AD ज्ञात करनी है।
क्योंकि त्रिभुज में डीई और बीसी समांतर रेखा है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक होगी। स्थिति में डीई समांतर बीसी दिया गया है। हम सब थेल्स प्रमेय से या बीपीटी थ्योरम से जानते हैं कि जब भी त्रिभुज में कोई रेखा किसी दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो यह हमेशा तीसरी भुजा के समानुपातिक होती है। डीई समानांतर बीसी होगा तो इसकी भुजाएं समानुपातिक होगी, अर्थात डीई समांतर बीसी होने पे थेल्स प्रमेय से बीपीटी थ्योरम से हम सब एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी लिख सकते हैं। अब यहां से हम सब एडी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें इस समीकरण में जो भी मानक ज्ञात है उन्हें रख देना है। तो हमें एडी ज्ञात करनी है, इसलिए एडी को छोड़ करके बाकी के मानकों को रख देना है। डीबी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए हम सब डीबी के स्थान पर 7.2 लिखेंगे और एई हमें 1.8 दिया गया है और ईसी हमें 5.4 दिया गया है। ज्ञात करने के लिए हम सब एडी को लेफ्ट हैंड साइड बाएं ओर रखेंगे और बाकी सभी को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो हम सब राइट हैंड साइड में 1.8 और 5.4 को यूं ही रहने देंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बट्टे में 7.2 है, इसे हम सब जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड से मल्टीप्लाई के रूप में राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और हमें स्टेप प्राप्त होगा AD इज इक्वल टू 1.8 ओवर 5.4 इंटू 7.2। हम सब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इस फ्रैक्शन में 1.8 और 5.4 दोनों में ही डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, अतः हम सब इन दोनों के डेसिमल को आपस में कैंसिल कर लेंगे। तो हम सब देखते हैं कि 18 3 54 होता है, अतः 18 से 18 1 टाइम्स में और 54 3 टाइम्स में कटता है, तो इसे हम सब कटा लेंगे। 18 1 18, 18 3 54, तो 18 1.8 ओवर 5.4 हमें 1.1 ओवर 3 देता है और इसे हम सब 7.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम सब यहाँ देखते हैं कि 3 से 7.2 2.4 टाइम्स में डिविजिबल है, अतः हम सब 3 से 7.2 को कटा देंगे। तो हमें एडी की वैल्यू 2.4 अर्थात एडी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर ज्ञात किया है। 2 है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु D और F स्थित है। हमें कोई ट्राइंगल्स PQR दी गई है और इसकी भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु D और F स्थित है, अर्थात भुजा PQ पर E स्थित है और PR पर बिंदु F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए हमें एक त्रिभुज PQR दिया गया है और दोनों भुजाओं को भुजा PQ और QR को एक रेखा EF प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है या ज्ञात करना है कि यह रेखा अर्थात EF और तीसरी भुजा QR आपस में समानांतर है अथवा नहीं। तो आइए हम सब दूसरे के पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा दूसरा का पहला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर है, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है। तो इसे हल करते हैं। के आधार पर हमें एक त्रिभुज PQR की रचना की है। तो हम सब देखते हैं कि इस त्रिभुज में PE इक्वल टू P से लेकर के E की दूरी 3.9 सेंटीमीटर है और EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है और FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है। और हमें इन आंकड़ों की सहायता से ज्ञात करना है कि EF समानांतर QR है। इससे पिछले के प्रश्न में देखा कि जब भी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा खींची जाती है और यह समानुपातिक होती है, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं।
और इसी प्रकार से इसके विपरीत यदि भुजाएं समानुपातिक हो तो दो भुजाओं को काटने वाली रेखा और तीसरी भुजा समानांतर भी होंगी। इसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। तो आइए हम सब प्रश्न दूसरे के पहले को हल करते हैं। अगर भुजाएं समानुपातिक होंगी तो वे समानांतर भी होंगी, जो हमें थेल्स प्रमेय के विलोम से पता चलता है। इसलिए जब भुजाएं समानुपातिक होगी तो वे समांतर भी होगी। तो हम सब पहले जांच कर लेंगे कि प्रत्येक भुजा इसकी समानुपातिक है अथवा नहीं। यदि हमने सिद्ध कर दिया कि भुजाएं समानुपातिक है तो वे स्वयं ही तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएंगी। और यदि यह भुजाएं समानुपातिक नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि दो भुजाओं काटने वाली रेखा EF तीसरी भुजा QR के समानांतर नहीं है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हम सब आकृति में पाते हैं कि PE/EQ = PF/FR है। अब इसमें हम सब आकृति से ज्ञात मानकों का मान रख देंगे। हमें PE का मान 3.9 दिया गया है, EQ का मान 3 दिया गया है और PF का मान 3.6 दिया गया है और FR का मान 2.4 दिया गया है। हम सब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 से 3.9 डिविजिबल है, तो हम सब इसे कटा लेंगे। 3 1 जा 3, पॉइंट का पॉइंट उतारेंगे, दशमलव का दशमलव, और 3 से 9, 3 3 जा 9 टाइम्स में कटेगा। या यूँ कहें कि 3 से 3.9 1.3 टाइम्स में डिविजिबल है। और राइट हैंड साइड में हम सब देखते हैं कि 3.6 और 2.4 दोनों में ही दशमलव राइट हैंड साइड से पहले डिजिट के बाद है। तो जब भी राइट हैंड साइड से डेसिमल समान डिजिट के बाद होता है तो हम सब फ्रैक्शन के रूप में उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब डेसिमल को कैंसिल कर देंगे और हमें इस प्रकार 36/24 प्राप्त होगा। और हम सब देखते हैं कि 24 और 36 12 से 24 2 टाइम्स में और 12 से 36 3 टाइम्स में कटता है, तो इसे हम सब कटा लेंगे। 12 2 या 24, 12 3 जा 36 और हमें राइट हैंड साइड में 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो रहने देंगे और राइट हैंड साइड में 3/2, जब 2 से हम सब 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1.5 प्राप्त होगा। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि LHS में लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1.3 है और राइट हैंड साइड में 1.5 है। तो हम सब देख सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक नहीं है। अतः EF जो कि दो भुजाओं को E तथा F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, EF रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा QR के समानांतर नहीं है। EF नॉट पैरेलल टू QR। तो पहले प्रश्न के लिए हमने ज्ञात कर लिया कि EF रेखा तीसरी भुजा QR के समानांतर नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमें प्रश्न 2 में जो आंकड़े दिए गए हैं उनके आधार पर हमने एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया है, जिसमें हमें एक ट्राइंगल PQR दिया गया है, जिसमें भुजा PQ को एक रेखा EF भुजा PQ पे बिंदु E स्थित है तथा PR पे बिंदु F स्थित है। अगर इन दोनों रेखा को हम सब मिलाते हैं तो हमें रेखा EF प्राप्त होता है। EF QR के समानांतर सा प्रतीत होता है। तो हमें ज्ञात करना है कि क्या रेखा EF QR के समानांतर है अथवा नहीं। इस आकृति में दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि P से E की दूरी अर्थात PE = 4 सेंटीमीटर है, QE = 4.5 सेंटीमीटर है, PF = 8 सेंटीमीटर है और RF = 9 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि EF समांतर QR है अथवा नहीं। चलिए इसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि अगर भुजाएं समानुपातिक होंगी तो वे समानांतर भी होंगी। इसलिए हम सब यह देखेंगे कि भुजाएं समानुपातिक है अथवा नहीं। अगर भुजाएं समानुपातिक हो गई तो रेखा EQ QR के समानांतर भी होंगी। रेखा EF QR के समानांतर भी होंगी। तो आइए इसे ज्ञात करते हैं। आकृति में हमें समानुपातिक भुजाएं इस प्रकार लिखनी है। PE/EQ = PF/FR। इसमें हमें
ज्ञात मानकों के मान रख देने हैं। पीई की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए हम सब पीई के स्थान पे 4 लिखेंगे और ईक्यू के स्थान पे 4.5 लिखेंगे। और एफआर की वैल्यू 8 है और एफआर की वैल्यू 9 है और पीएफ की वैल्यू 8 है। तो हम सब ने यहाँ पे सभी मानकों के मान रख दिए हैं। अब हम सब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि अगर दो फ्रैक्शन इक्वल्स हैं तो हम सब इसे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को भी घटा सकते हैं। तो हम सब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 घटा लेंगे। 4 को हम सब 1 टाइम्स में और 8 को 2 टाइम्स में घटाएंगे। इसी प्रकार से 4.5 का दुगुना 9 है, तो हम सब 4.5 को 1 टाइम्स में और 9 को 2 टाइम्स में घटा लेंगे। तो हमें LHS में 1/1 और राइट हैंड साइड में 2/2 प्राप्त होता है। हम सब देखते हैं कि 1/1 1 ही होगा और 2/2 की मान भी 1 ही होगा। तो यहाँ से हम सब क्लियर देख सकते हैं कि LHS और RHS आपस में इक्वल है, अर्थात बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों इक्वल है, एक के बराबर है। इससे हमें यह पता चलता है कि भुजाएं समानुपातिक है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक है। अतः जब भुजाएं समानुपातिक होंगी तो दो भुजाओं को काटने वाली रेखा EF भुजा QR के समानांतर होगी। अतः दूसरे प्रश्न में EF समानांतर QR है। अब हम सब दूसरे तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में हमें PQ = 1.28 सेंटीमीटर, PR = 2.56 सेंटीमीटर, PE = 0.18 सेंटीमीटर और PF = 0.36 सेंटीमीटर दिया गया है। इन आंकड़ों के सहायता से हम सब एक रफ आकृति ड्रॉ करेंगे ताकि हमें इस प्रश्न को समझने में आसानी हो सके। तो हम सब यहाँ पे देखते हैं कि हमें इस आंकड़े से एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है जिसमें भुजा PQ की लंबाई 1.28 सेंटीमीटर है और भुजा PR की कुल लंबाई 2.56 सेंटीमीटर है और PQ पे स्थित बिंदु E है और PR पे स्थित बिंदु F है। PE की दूरी 0.8 सेंटीमीटर है और PF की दूरी 0.36 सेंटीमीटर है। EQ का मान PQ में से PE को घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से FR का मान PR में से PF का मान घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सब EQ ज्ञात कर लेंगे। EQ = PQ - PE है। तो हमें PQ का मान 1.28 दिया गया है और PE का मान 0.18 दिया गया है। जब हम सब 1.28 में से 0.18 घटाते हैं तो हमें 1.10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से FR हमें PR में से PF घटाने से प्राप्त होता है। PR की वैल्यू 2.56 है और PF की वैल्यू 0.36 है। तो जब इसे घटाते हैं तो हमें 2.20 प्राप्त होता है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर भुजाएं समानुपातिक होंगी तो वे समानांतर भी होंगी, विलोम से हम सब जानते हैं। तो आइए इसके भुजाओं को समानुपातिक करने के लिए हम सब PE over EQ = PF over FR ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम सब PE का मान 0.18 रखेंगे, EQ का मान जो भी हमने ज्ञात किया है 1.10 लिख देंगे। इसी प्रकार से PF का मान 0.36 लिखेंगे और FR का मान हमने जो ज्ञात किया है 2.20 लिख देंगे। हम सब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दाहिनी ओर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। अतः जब समान डिजिट के बाद डेसिमल्स होते हैं राइट हैंड साइड से तो हम सब डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब डेसिमल को कैंसिल कर लेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में 18/110 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी डेसिमल को इक्वल कर देंगे, डेसिमल को कैंसिल करेंगे तो हमें 36/220 दैट इज 222 प्राप्त होगा। अब हम सब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को घटा सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और इसी प्रकार से
110 1 जा 110 और 110 2 जार 220, अर्थात 36 18 से 2 टाइम्स में डिविजल है और 220 110 से 2 टाइम्स में डिविजल है। तो इस प्रकार से हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 110 1 जा 110, 110 2 जार 220, अर्थात हमें LHS में 1/1 तथा RHS में 2/2 प्राप्त होगा। 1/1 इज इक्वल टू 1 होता है और 2/2 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि LHS और RHS आपस में इक्वल है, अतः भुजाएं समानुपातिक है। तो जब भुजाएं समानुपातिक होगी तो थेल्स प्रमेय के विलोम से दो भुजाओं काटने वाली रेखा EF तीसरी भुजा के समानांतर होगी, अर्थात EF समानांतर QR है। यहाँ तक हमने प्रश्न 2 के सही प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में हमें एक आकृति दी गई है, आकृति 6.18। इस आकृति में यदि LM समानांतर CB है और LN समानांतर CD है, अर्थात LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD है, तो सिद्ध करना है कि AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD है। तो हम सब आकृति देखते हैं। आकृति में हमें ABC एक ट्राइंगल मान सकते हैं और दूसरा ट्राइंगल ACD मान सकते हैं। ट्राइंगल ABC में LM और BC पैरेलल हैं और ACD ट्राइंगल में LN और CD आपस में पैरेलल हैं। तो हमें AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD ज्ञात करना है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। दिया गया है LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD है। हमें सिद्ध करना है कि AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD है। तो ट्राइंगल ABC में LM पैरेलल टू CB है, तो थेल्स प्रमेय से चूंकि LM और CB समानांतर है इसलिए भुजाएं समानुपातिक होंगी। इसलिए हम सब आकृति में AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC लिख सकते हैं। ऐसा हम सब थेल्स प्रमेय से लिख पाएंगे, क्योंकि थेल्स प्रमेय हमें बताता है कि जब भी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा काटती है, समान अनुपात में काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानुपातिक होती है। अतः LM समानांतर BC है, तो हमें भुजाएं समानुपातिक मिलेगी, अर्थात L ओवर LC और AM ओवर MB। तो थेल्स प्रमेय से हम सब लिख लेंगे AM ओवर MB और AL ओवर LC। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी प्रकार से हम सब दूसरे त्रिभुज ACD में करेंगे। दूसरे त्रिभुज ACD में LN समानांतर CD है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक होगी। थेल्स प्रमेय से इस ट्राइंगल में हम सब देखते हैं कि AN ओवर ND इज इक्वल टू AL ओवर LC है। इसे हम सब समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम सब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड AL ओवर LC है, अर्थात दोनों समीकरण के RHS इक्वल है। तो यहाँ से हम सब LHS को भी इक्वल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हमें AM ओवर MB इज इक्वल टू AN ओवर ND प्राप्त हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट का LHS AM ओवर MB है और समीकरण 2 का LHS AN ओवर ND है। इसे हम सब समीकरण 3 लिख देंगे। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो आइए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। हम सब समीकरण 3 को पलट लेंगे। पलटने पर हमें AM ओवर MB के स्थान पे MB ओवर AM प्राप्त होगा। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में AN ओवर ND के स्थान पे ND ओवर AN प्राप्त होगा। अब दूसरे स्टेप में हम सब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, तो हमें स्टेप प्राप्त होगा MB ओवर AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND ओवर AN प्लस 1।
अब हम सब दोनों फ्रैक्शनल का एलसीएम ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एम बी ओवर ए एम प्लस 1 है, इसके दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ए एम प्राप्त होगा। अब इस एलसीएम ए एम से जब एम बी ओवर ए एम के डिनोमिनेटर ए एम से एलसीएम ए एम को डिवाइड करेंगे ऐड होगा, जिसे हम सब इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू एम बी हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर 1 से जब एलसीएम ए एम को डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। और इसके डिनोमिनेटर 1/1 के डिनोमिनेटर 1 से जब एलसीएम ए एम को डिवाइड करेंगे तो हमें ए एम प्राप्त होगा। और इस ए एम को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में ए एम प्राप्त हो जाएगा। और एलसीएम को हम सब डिनोमिनेटर के रूप में नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार से जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे एन डी ओवर ए एन प्लस 1 को, तो हमें राइट हैंड साइड में एन डी प्लस ए एन ओवर ए एन प्राप्त होगा। हम सब देख सकते हैं कि हम सब इसे अरेंज कर लेंगे। ए एम को पहले लिखेंगे और एम बी को बाद में। इसी प्रकार से ए एन को पहले लिखेंगे और एन डी को उसके बाद, और बटे में सेम का सेम ए एम और ए एन उतार देंगे। तो हम सब देखते हैं कि ए एम प्लस एम बी आकृति के अनुसार ए एम और एम बी को जोड़ने से हमें ए बी प्राप्त होती है। इसी प्रकार ए एन और एन डी को जोड़ने पर हमें ए डी प्राप्त होता है, और बट्टे में हम सब ए एम और ए एन यूँ ही उतार देंगे। यहाँ तक हमें ए बी ओवर ए एम और ए डी ओवर ए एन प्राप्त हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे, तो पलटने पर हमें ए बी ओवर ए एम के स्थान पे ए एम ओवर ए बी प्राप्त होगा, और ए डी ओवर ए एन के स्थान पे ए एन ओवर ए डी प्राप्त होगा, जो कि हमें सिद्ध करने को कहा गया था। अर्थात हमने ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी सिद्ध कर चुका है। अब हम इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। हमें प्रश्न चौथे में दिया गया है आकृति 6.19 में डी ई पैरेलल टू ए सी है और डी एफ पैरेलल टू ए ई है। तो हमें सिद्ध करना है कि वी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी है। तो हमें इस प्रश्न में एक आकृति दी गई है, इसमें ट्राइंगल ए बी सी है, और हमें सिद्ध करना है कि बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी है। आगे हल करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में हमें डी ई पैरेलल टू ए सी दिया गया है। अगर हम सब ट्राइंगल ए बी सी कंप्लीट देखते हैं तो हम सब पाते हैं कि डी ई और ए सी पैरेलल है, डी पैरेलल टू ए सी, और हमें प्रश्न में भी दिया गया है डी ए सी के पैरेलल है। तो हम सब थेरेस प्रमेय से जानते हैं कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को काटती है, समानुपातिक रूप से काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस आकृति में हमें प्रश्न से दिया गया है डी ई समांतर ए सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी है। डी ई और ए सी समांतर है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक होंगी। यह हम सब थेल प्रमेय से बोलते हैं। आकृति में बी ई ओवर ई सी इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए हो जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार से समांतर ए ई है। तो हम सब देखते हैं कि त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर ए ई है। तो भुजा ए बी को और भुजा बी ई को डी एफ रेखा डी और एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो डी एफ और ए ई समानांतर है। तो जब ये दोनों समानांतर होंगे तो भुजाएं अनुपातिक होगी, अर्थात बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी होगा। तो आइए से हम सब लिखते हैं। त्रिभुज ए बी ई में डी एफ पैरेलल टू ए ई है। क्योंकि डी एफ और ए ई समानांतर है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक होगी। थेरेस प्रमेय से बी एफ ऑफ एफ ई इज इक्वल टू बी डी ऑफ डी ए होगा। इसे हम सब समीकरण
2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में हम सब देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 के RHS इक्वल है BD/DA। तो जब समीकरण 1 और 2 के RHS इक्वल है तो समीकरण 1 और 2 के LHS भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि BF/FE इज इक्वल टू BE/EC है। तो हम देखते हैं कि हमें जो सिद्ध करने को कहा गया था अर्थात BF/FE इज इक्वल टू BE/EC हमने सिद्ध कर चुका है। अब हम इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को हल कर लिया है। अब हम इसके 5वें प्रश्न को हल करेंगे। इसका 5वां प्रश्न है, आकृति 6.20 में DE पैरेलल टू OQ है और DF पैरेलल टू OR है। दर्शाइए कि EF पैरेलल टू QR है। हमें एक आकृति दी गई है। E पैरेलल टू OQ है और DF पैरेलल टू OR है। तो हमें दर्शाना है कि EF पैरेलल टू QR है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सब ट्राइंगल OPQ में देखेंगे। OPQ में देखेंगे तो OPQ में हमें DE समांतर OQ अर्थात DE पैरेलल OQ दिया गया है। तो जब ट्राइंगल OPQ में DE और OQ समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। अर्थात PD ओवर DO इज इक्वल टू PE/EQ होगा। तो हम सब लिख लेंगे ट्राइंगल OPQ में DE पैरेलल टू OQ है और चूंकि DE और OQ समानांतर है इसलिए भुजाएं समानुपातिक होंगी और हमें PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO प्राप्त होगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यह हमने थेल्स प्रमेय से लिखा है क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय ही बताती है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समानुपात में काटने वाली रेखा हमेशा त्रिभुज के तीसरे भुजा के पैरेलल होती है, समांतर होती है। आइए हम सब आकृति से दूसरे त्रिभुज OPR में देखते हैं। OPR में DF समानांतर OR है। तो जब DF समानांतर OR होगा तो भुजाएं समानुपातिक हो जाएगी और हमें PF/FR इज इक्वल टू PD/DO प्राप्त होगा थेल्स प्रमेय से। इसे हम सब समीकरण 2 मान लेंगे। तो आइए इसे हम सब लिखते हैं। ट्राइंगल OPR में DF और OR पैरेलल है, समांतर है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक होंगी और हमें PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO प्राप्त होगा। थेल्स प्रमेय से हम ऐसा लिख पाते हैं और इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। और हम सब देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड RHS PD/DO इक्वल है, अतः LHS भी दोनों का इक्वल होगा। तो हम सब समीकरण 1 और 2 से लिख पाएंगे और 1 और 2 से हमें PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR प्राप्त होता है। PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR है। PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR है, अतः भुजाएं समानुपातिक है। तो जब भुजाएं समानुपातिक होंगी त्रिभुज PQR में जब भुजाएं समानुपातिक होंगी तो भुजा PQ और PR को मिलाने वाली रेखा अर्थात EF भुजा QR के समांतर भी होगी। भुजाएं समानुपातिक है, EF और QR समांतर है। थेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजाएं समानुपातिक होती है तो त्रिभुज के दो भुजाओं को काटने वाली रेखा इसके तीसरी भुजा के समानांतर भी होती है, अतः दो भुजाओं काटने वाली रेखा EF त्रिभुज के तीसरी भुजा QR के समानांतर होगी। अतः हम सब EF पैरेलल टू QR लिखते हैं। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के लिए EF पैरेलल टू QR सिद्ध कर दिया है। अब हम सब इसके छठे प्रश्न को हल करेंगे। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB पैरेलल टू PQ और AC पैरेलल टू PR है। दर्शाइए कि BC पैरेलल टू QR है।
हमें प्रश्न 6 में आकृति 6.21 दिया गया है और इसमें हमें OP पे स्थित बिंदु A, OQ पे स्थित बिंदु B और OR पे स्थित बिंदु C दिया गया है। इसमें हमें AB PQ के पैरेलल, AC PR के पैरेलल बताया गया है और हमें BC QR के पैरेलल दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो आइए इसे हम सब हल करते हैं। PQ लेते हैं तो ट्रायंगल OPQ में AB पैरेलल टू PQ है। क्योंकि त्रिभुज में AB पैरेलल टू PQ है इसलिए इसकी भुजाएं समानुपातिक होगी और हम सब AO ओवर AP इज इक्वल टू OB ओवर BQ लिख पाएंगे। तो आइए हम सब इसे व्यक्त करते हैं। AB पैरेलल टू PQ है, क्योंकि AB और PQ समानांतर है इसलिए भुजाएं समानुपातिक होगी थेल्स प्रमेय से। इसे हम सब इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम ट्रायंगल OPR लेंगे तो इसमें AC और PR समानांतर है, अर्थात AC पैरेलल टू PR है। तो जब भुजाएं AC पैरेलल PR होगा तो भुजाएं समानुपातिक होगी, अर्थात हम सब लिखेंगे OA ओवर AP इज इक्वल टू OC ओवर OR। तो आइए इसे हम सब लिख के व्यक्त कर लेते हैं। ट्रायंगल OPR में भुजाएं समानुपातिक होगी OA ओवर AP इज इक्वल टू OC ओवर CR। OPR में हमने देखा कि AC और PR समांतर है। क्योंकि AC और PR समांतर है इसलिए भुजाएं समानुपातिक होगी थेल्स प्रमेय से, एपिपिटिक थ्योरम से। OA ओवर AP इज इक्वल टू OC ओवर CR हो जाएगा। इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम सब समीकरण 1 और 2 दोनों में देखते हैं कि OA ओवर AP दोनों में सिमिलर है, अर्थात LHS दोनों में सेम है इसलिए इसके RHS भी सिमिलर होंगे। तो हमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दोनों के RHS इक्वल प्राप्त हो जाएंगे। अतः OB ओवर BQ इज इक्वल टू OC ओवर CR प्राप्त होगा। तो हम सब देखते हैं कि ये भुजाएं किसमें समानुपातिक है, OB ओवर BQ और OC ओवर CR। BQ और OC ओवर CR यह ट्रायंगल OQR में है। अतः ट्रायंगल OQR में BQ इज इक्वल टू OC ओवर CR है। क्योंकि भुजाएं समानुपातिक है जिसमें BC और QR समानांतर है, अनुपातिक होती है तो दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है। अतः त्रिभुज OQR में दो भुजाएं समानुपातिक है इसलिए रेखा BC QR भुजा के समानांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हमने यहाँ तक सिद्ध कर लिया कि BC समानांतर QR है। अब हम इस प्रश्नावली के साथ प्रश्न को हल करेंगे। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर त्रिभुज की दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। हमारा प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है, या इसे एपिपिटिक थ्योरम भी कहते हैं। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। हमें प्रश्न में बोला गया है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा त्रिभुज के दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा को मिलाते हैं। हम सब AB मानते हैं तो AB के मध्य से खींची गई समांतर रेखा जो कि दूसरी भुजा BC के समांतर है, तो यह तीसरी भुजा अर्थात AC को समद्विभाजित करती है। प्रश्नानुसार कथन हमें यह बोला गया है। तो आइए इसी अनुसार हम सब एक आकृति रफली ड्रॉ करते हैं। तो हमें एक त्रिभुज ABC प्राप्त होता है जिसमें बिंदु D त्रिभुज की पहली भुजा D से होते हुए इसके दूसरे समांतर भुजा BC के समांतर है तथा यह तीसरी भुजा पे बिंदु E से मिलती है और यह तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ऐसा हमें सिद्ध करना है।
तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सब माना कि हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, अर्थात AE इक्वल टू EC है। तो आइए इसे प्रमाण करते हैं। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC, DE BC के समानांतर है, जो कि हमें प्रश्न से दी गई है। क्योंकि DE और BC समानांतर है, इसलिए भुजाएं समानुपातिक होगी। से हम सब या थर्ड फॉर्मेट से हम सब AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC लिखेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। D तथा DB दोनों ही बराबर होंगे, तो हम सब AD ओवर DB के डिनोमिनेटर DB के स्थान पे AD लिख सकते हैं। तो हम सब DB के स्थान पे AD लिख देंगे। तो हमें अगला स्टेप AD ओवर AD इज इक्वल टू AE ओवर EC प्राप्त होगा। AD ओवर AD इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और राइट हैंड साइड में AE ओवर EC उतार देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। जब हम सब राइट हैंड साइड से EC को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हमें अगला स्टेप EC इज इक्वल टू AE प्राप्त होगा। इसे हम सब AE इज इक्वल टू EC भी लिख सकते हैं। हमें प्रश्न में प्रमेय 6.1 अर्थात थेस प्रमेय का प्रयोग करते हुए AE इक्वल टू EC सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर लिया है। अतः इस प्रकार से हमने प्रश्न 7 को हल कर लिया है। अब हम सब अगले प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न 8 है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज को किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि हम कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। हमें प्रश्न में प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करने को कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु अर्थात AB तथा AC है, तो इसकी मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु D ले और AC का मध्य बिंदु E ले, तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा के समानांतर होती है, अर्थात दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा अर्थात BC के समांतर होती है। हमें 6.2 का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध करना है। तो आइए इसे हम सब सिद्ध करते हैं। इसका हल करेंगे। माना कि हमें एक त्रिभुज ट्रायंगल ABC दिया गया है, भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE इस त्रिभुज के तीसरी भुजा अर्थात BC के समानांतर है। तो आइए इसे हम सब प्रमाणित करते हैं। प्रमाण ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE में ABC में और ट्रायंगल ADE में हम सब देखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE में हम सब देखते हैं कि एंगल ADE और एंगल ABC दोनों ही संगत कोण हैं, अतः ये दोनों इक्वल होंगे। इसी प्रकार से एंगल AED और एंगल ACB दोनों ही संगत कोण हैं, अतः ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और क्योंकि D और E मध्य बिंदु है, इसलिए भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AD और DB इक्वल होंगे। AD इक्वल टू DB और AE इक्वल टू EC होंगे। आकृति में D मध्य बिंदु है, इसलिए भुजा AD का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है, इसलिए AD और BD इक्वल होंगे। और इसी प्रकार से E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AE और EC इक्वल होंगे। और संगत कोण ADE और ABC आपस में इक्वल होंगे और संगत कोण AED और ACB इक्वल होंगे। AA मान्यता से अर्थात एंगल साइड एंगल मान्यता से ट्रायंगल ADE समरूप ट्रायंगल ABC हो जाएगा। भुज ABC समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है संगत कोण होने के कारण, तथा इक्वल है। और भुजा PQ और PR
समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, अर्थात त्रिभुज के बाएं साइड की संगत कोण ADE और ABC दोनों इक्वल है और दाहिनी ओर की दोनों एंगल्स AED और ACB संगत कोण के कारण इक्वल है। तो इन दोनों समान कोणों की सम्मुख भुजाएं PQ तथा PR भी आपस में इक्वल होंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण तथा एक भुजा बराबर है। इस प्रकार हम सब कोण भुजा कोण मान्यता से, एंगल साइड एंगल मान्यता से ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बोल सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। हम सब AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC लिख सकते हैं। और जब हम जानते हैं कि जब भुजाएं समानुपातिक होती है तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर भी होती है, अर्थात दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा DE तीसरी भुजा BC के समानांतर होगी। इसलिए हम सब DE समानांतर BC लिख सकते हैं। अतः हमने DE पैरेलल टू BC सिद्ध कर लिया है। प्रश्न संख्या 9 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC है, अर्थात AB और DC समांतर हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO है। इसे समझने के लिए हम सब एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में जिस तरह से बोला जा रहा है कि हमें ABCD एक समलंब लेना है जिसमें AB और DC समानांतर होने चाहिए, तो हमने AB पैरेलल टू DC लेते हुए एक समलंब ड्रॉ किया है ABCD जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO है। तो आइए हम सब इसे हल करते हैं। माना कि ABCD एक समलंब है जिसमें AC और BD विकर्ण है, तो हमें सिद्ध करना है कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सब इस आकृति में एक रचना करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात बिंदु O से हम सब एक लाइन OA ड्रॉ करेंगे। अब हम सब इसे सिद्ध करने की ओर चलेंगे। हम सब देखते हैं कि त्रिभुज ABD में EO पैरेलल है AB के, अर्थात EO और AB समांतर हैं। तो जब भी हमें त्रिभुज दिए हों और रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो इसकी भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसलिए ABD त्रिभुज में चूंकि हमने EO और AB समानांतर माना है, EO पैरेलल टू AB, तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, अर्थात AE ओवर ED इज इक्वल टू BO ओवर DO। ABD में EO पैरेलल टू AB है, इसलिए भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। AE ओवर DE इज इक्वल टू BO ओवर DO। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यह थैल प्रमेय से है। करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो भुजाएं अनुपातिक होती है। यह हम सब थेल्स प्रमेय से जानते हैं। तो थेल्स प्रमेय से हम सब AE ओवर DE इज इक्वल टू BO ओवर DO लिख पाएंगे और इसे हम सब इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी प्रकार से अब हम सब यदि त्रिभुज ACD लेते हैं तो इसमें EO पैरेलल टू DC है, अर्थात
इसमें दो भुजा से गुजरने वाली रेखा ईओ एडी और एसी से गुजरती है और ईओ तीसरी भुजा डीसी या सीडी के पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो हम सब AE ओवर DE इज इक्वल टू AO ओवर CO लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम सब त्रिभुज ACD में सॉल्व करते हैं। अब त्रिभुज ACD में हम सब देखते हैं कि EO पैरेलल टू CD है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाओं से होकर गुजरने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल होती है तो भुजाएं समानुपातिक होती है। अतः हम सब थेल्स प्रमेय से AE ओवर DE इज इक्वल टू AO ओवर CO लिख सकते हैं। इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम सब देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हमारे दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है। अतः हमारे दोनों इक्वेशन का RHS भी इक्वल होगा। तो हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से AO ओवर CO इज इक्वल टू BO ओवर DO प्राप्त होता है। हम सब चाहें तो BO को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो यह मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला आएगा और लेफ्ट हैंड साइड से CO को यदि राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और हम सब AO ओवर CO इज इक्वल टू BO ओवर DO को AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO प्राप्त कर लिया है, जो कि हमें सिद्ध करने को कहा गया था। अतः AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO सिद्ध होता है। अब हम सब इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न 10 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न 10 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO है। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। हमें एक चतुर्भुज दी गई है ABCD जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो आइए प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए हम सब एक रफ आकृति ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक आकृति एक चतुर्भुज ABCD ड्रॉ किया है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। आगे हल करेंगे और सिद्ध करेंगे कि ABCD एक समलंब है। तो आइए इसे हल करते हैं। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD अर्थात AB पैरेलल टू CD है तथा इसके विकर्ण AC तथा BD हैं जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो हम सब प्रतिच्छेदक बिंदु O से एक लाइन E ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें एक लाइन OE मिल चुका है जो कि OE समानांतर AB तथा सिद्ध करने हेतु OE की रचना की OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD की रचना की है। अब हम सब इसे आगे हल करेंगे। दिया गया है कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO है। तो हम सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे AO ओवर CO इज इक्वल टू BO ओवर DO लिख सकते हैं। BO को हमने राइट हैंड साइड में जब भेजा है तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया है और CO को जब हम सब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजा है तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया है। अतः हमारा AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO को हम सब AO ओवर CO इज इक्वल टू BO ओवर DO भी लिख सकते हैं। इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। 1 और 2 में कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों के RHS कॉमन है, सेम है। अतः इन दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। तो हम सब समीकरण 1 और 2 से AE ओवर D इज इक्वल टू AO ओवर CO प्राप्त करते हैं। ड्राइंग में वापस से देखते हैं तो हम सब देखते हैं कि AE ओवर DE
इज इक्वल टू ए ओवर सी ओ ट्राइंगल ए सी डी में है और ये भुजा अनुपातिक है, अतः OE पैरेलल टू CD हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ बीजेटी थ्योरम, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से। हम सब पाते हैं कि अगर भुजाएं अनुपातिक होती है तो दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजाओं के पैरेलल होती है, अतः EO पैरेलल टू CD हो जाएगा। हम सब देखते हैं कि EO लाइन CD के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है, अतः जब EO लाइन CD और AB दोनों के ही पैरेलल होंगे तो AB और CD भी आपस में पैरेलल होंगे। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया कि ABCD एक समलंब है। हमने यहाँ तक इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।